Hi everyone, welcome to Elixir. This is Akshi Mishra. Today we have the lecture fourth, which will be the chemical nature of DNA. It before we have covered all the things about the chemical nature of RNA. Okay, so we have done till now the lecture third. Okay, and we have to see now the lecture fourth, in which we will talk about the all the things about the chemical nature of DNA. What is the DNA? What is their morphology? And there is what is the nucleotides and nucleosides, along with the what is the Chargaff rule, and what is the basic differences between DNA and RNA. All the things we are about to cover in this lecture. So you have to do one thing: keep your beautiful eyes on the slide and use your ear for listening me very carefully, because this slide is about to be very interesting. Okay, and yes, lecture is also, so yes, listen me very carefully. Okay, now see कि इसके पहले हमने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ लिया था कि कैसे डीएनए के स्ट्रैंड को कोड करके मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आरएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में कर ली थी, जिसको कि न्यूक्लियन नेम दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि डीएनए की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डीएनए की डिस्कवरी हुई, क्योंकि जैसे कि हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए और आगे की जो कि जो आगे की प्रोसेस है डीएनए के रिगार्डिंग हमको वो समझ में आए। ठीक है, तो एक फ्लो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं फटाफट से कि सबसे पहले जो डीएनए था ना, उसका जो डिस्कवरी था, एज वी नो कि न्यूक्लियन की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में कर ली थी और इनको न्यूक्लियन नेम दिया था आरएनए को। देन क्या हुआ कि ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नेम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने पहले एक पेट्री प्लेट में एक बैक्टीरिया लिया जिसका नेम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, और उसको ट्रांसफर कराया माइस के केस पे। अगर आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पता, एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो डोंट बी वरीड, मैंने वो भी लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पे लिया हुआ है, तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड आफ्टर क्लियरिंग दिस lecture, you have to you know see that particular lecture by which you can get all the things about the एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ बैक टू द ट्रैक कि मैं फटाफट से एक कि क्विक बता देती हूँ कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन थियरी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या बताया कि कैसे कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी मटेरियल जो होता है वो लिविंग थिंग में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, लिविंग थिंग में ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या होता है कि वो सरवाइव कर जाता है, बट उन्होंने एक्चुअल उसको डीएनए वो नाम नहीं दे पाए। ठीक है, फिर उसके बाद हर्सेज एंड चेज आए, एक साइंटिस्ट आए हर्सेज एंड चेज इन 1952 में। उन्होंने एक वेयरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि एक डीएनए बैक्टीरियोफेज में डीएनए को कंसीडर किया। उन्होंने बताया कि कैसे बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए होता है वो क्या करता है कि उसका मीन्स उसमें बहुत सारे वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है और नए फेजेस का फॉर्मेशन करता है। बट डीएनए नेम तो दे दिया बट उनका स्ट्रक्चर नहीं दे पाए। फिर एक हमारे साइंटिस्ट आए, बहुत ही ज़्यादा फेमस कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हीरो, वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने डीएनए का मॉडल ही दे डाला। मीन्स उन्होंने क्या किया कि डीएनए का मॉडल, उनका स्ट्रक्चर ही दे दिया डीएनए का। ऑल्दो मीन्स क्या हुआ था कि जो हर्सेज एंड चीज थे उन्होंने डीएनए का नेम तो दिया था कि ये जो ट्रांसफॉर्म होने वाली, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ट्रांसफॉर्म होने वाली जो मटेरियल है वो डीएनए है, बट डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दे दिया था। और जो ये वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसको बी टाइप ऑफ डीएनए बोलते हैं, जो कि राइट हैंडेड होता है। ठीक है, तो डीएनए के कंफर्मेशन में अगर हम देखना चाहे, ये हमने कवर कर लिया कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द 1869 एफ मिशर के थ्रू पस सेल्स में डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, जिसको कि इन्होंने न्यूक्लियन नेम दिया था। और डीएनए बहुत ही ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म इन द सेंस इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ठीक है। और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एक टाइप होता है बी डीएनए का, जो कि राइट हैंडेड है। लिसन मी गाइस कि ये जो स्लाइड्स है मेरे लेक्चर्स की टू द पॉइंट थिंग्स लिखी हुई है। अगर आपने एक बार भी मेरे साथ इसको रिकॉल या रिवीजन कर लिया, देन आप कभी नहीं भूलने वाले हो अपने एग्जाम तक और इस एग्जाम के बाद भी, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से इसको पढ़ लेना है एक बार लेक्चर को। तो अभी हम यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है ना, ये सी कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, एज वी नो कि हम बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए जो होता है वॉटसन एंड क्रिक के स्ट्रक्चर का, वो बी डीएनए टाइप होता है। और ये क्या होता है, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होता है, दो एंटी पैरेलल इन द सेंस एक 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है और एक 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और एक स्ट्रैंड जो होता है 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। मीन्स इस तरीके से अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं इनको, अपोजिट, ठीक है, एंटी पैरेलल। जो कि एक क्या होता है कि एक एक्सिस के क्या होते हैं, ये राइट हैंडेड, ठीक है। ये एक्सिस के राइट हैंडेड ट्विस्ट होकर के एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इनका कुछ डायामीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो होता है, ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। दिस इज व्हाट, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स विच मीन्स बेसेस जो होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ एंड थाइमिन, ठीक है, ए के साथ टी, जी के साथ सी, जो होते हैं बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आप देख रहे हो ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, उससे अटैच होते हैं। मीन्स ए के साथ टी अटैच्ड होता है डबल बॉन्ड से एंड जी के साथ सी अटैच्ड होता है विद द ट्रिपल बॉन्ड से। ये जो आप एक हेलिक्स, मीन्स ये रहा एक हेलिक्स, ये रहा सेकेंड हेलिक्स, ये दोनों हेलिक्स जो होते हैं मिलकर के मेजर ग्रूव का फॉर्मेशन करते हैं। और जो मेजर ग्रूव के बीच का जो स्पेस होता है उसको वी आर कॉलिंग अबाउट माइनर ग्रूव, ओके। और इनका जो दो हेलिक्स का जो डायमीटर होता है मिला करके वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रैंड जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ओके। स्ट्रैंड कैसे होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल, ओके, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं स्ट्रैंड्स, जो कि हेल्ड होते हैं बाय अ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। हम यहाँ पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चेन होती है, इंटरचेन या इंट्राचेन। तो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उनके पास इंटरचेन होता है। कौन सा चेन होता है, इंटरचेन, ओके। इंटरचेन कैसे होता है, वी विल टॉक अबाउट लेटर, ओके। फिनोमिना कॉल्ड बेस पेयरिंग, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, मीन्स अपोजिट बेसिस होते हैं। एक बेस से एक मीन्स एक एडिनिन के साथ एक थाइमिन जुड़ा होता है विद द डबल बॉन्ड, और एक साइटोसिन से एक ग्वानिन जुड़ा होता है विद द ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इंटरचेन मैं यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटरचेन के बारे में, कि एज वी स्टडी इन केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं और लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एज वेल एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें से कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स हो गया, ओके, बीटा शीट हो गया, बीटा टर्न या बीटा लूप हो गया, ठीक है। तो इनमें से जो अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है, उनके बीच में जो अल्फा हेलिक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा अल्फा हेलिक्स स्टेबल होता है। स्टेबल इन द सेंस उनके बीच में इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विच मीन्स जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा ना, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो अमाइनो एसिड, जो हमारा अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो बॉन्ड है ये इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बट बीटा शीट में ऐसा नहीं होता, दैट्स वाई वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, या कह सकते हैं कि वो लूज होते हैं, ठीक है। बीटा शीट में क्या होता है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और अल्फा हेलिक्स, क्योंकि हमारा डीएनए जो होता है वो हेलिक्स इन द नेचर में होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मीन्स एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है दूसरे मीन्स दूसरे स्ट्रैंड के जब अमाइनो ग्रुप से
होता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं उनको इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू। नाउ सी द लेंथ बिटवीन टू न्यूक्लियोसाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो लेंथ होती है दो न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में, हम न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बात कर रहे हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अगर लेंथ की बात कर रहे हैं देन वहां पे 3.4 एंगस्ट्रॉम वहां पे उनकी क्या होती है एक्सिस से उनकी कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है लेंथ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स की। मीन्स अगर न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अगर अटैच्ड है तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ना, मीन्स हम बात कर रहे हैं ऐसे इस तरीके से, ये चीज हम बात कर रहे हैं, ये जो होगा ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, लेट मी चेंज द कलर प्लीज। यस, ये जो दिस इज द एक न्यूक्लियोटाइड और ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम होंगे। ओके, देयर आर अ मेजर एंड माइनर ग्रुप्स एज वी नो एंड आर प्रेजेंट वन स्ट्रैंड हैज अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और इनके बीच में क्या होता है, एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है 3' to 5' डायरेक्शन में। कैसे? 3' to 5' डायरेक्शन में होता है। वाइल अदर हैज अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और दूसरे के पास क्या होता है 5' to 3' डायरेक्शन में, जस्ट रिवर्स होता है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल इन द नेचर होता है। ठीक है, 3' to 5' डायरेक्शन एंड 5' to 3' डायरेक्शन। और कंडेंसेशन होता है, दोनों एक दूसरे से ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होते, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं और बॉन्डिंग के फॉर्म में होते हैं। मीन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, वो इंटरकनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू? इंटर हाइड्रोजन, जो कि हमने बात की इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। मीन्स 3' जो होगा वो अटैच, 3' वाला स्ट्रैंड जो होगा और 5' वाला स्ट्रैंड, एंड एक स्ट्रैंड होगा 5' to 3', और जो 3' होगा उसमें क्या होगा, उसमें OH ग्रुप होगा। कैसे? अभी हम बहुत ही आसानी से हर एक स्लाइड में अपने डेप्थ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक ओवरव्यू था कि कंफर्मेशन ऑफ डीएनए का। नाउ सी, इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए भी होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं एज सिमिलर की जैसे आरएनए के टाइप में हमने देखा था कि किस प्रकार से राइबोसोमल मैसेंजर एंड ट्रांसफर आरएनए होते थे। सिमिलरली जो डीएनए होता है उसके भी टाइप्स होते हैं। ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है एंड जेड डीएनए होता है। जेड डीएनए इन द सेंस जिगजैग। ओके, जिगजैग। तो इनका भी बैकबोन जो होगा ना, इनका भी जो बैकबोन होगा, जो स्ट्रैंड होगा, ये स्ट्रैंड की बात कर रही हूं मैं, ये जो स्ट्रैंड होगा ये शुगर फॉस्फेट का ही होगा। चाहे हम बात करें ए डीएनए की या फिर बी डीएनए की या फिर जेड डीएनए की, तीनों के केस में जो बैकबोन होगा वो सेम होगा, बट इनका जो मॉर्फोलॉजी होगा या फिर कह सकते हैं जो डायामीटर होगा, जो बेस पेयर पर हेलिकल टर्न होगा, ओके, जो एक्सिस होगी, कन्फर्मेशन होगा, ग्रुप्स होंगे, ये समवॉट वेरी कर सकते हैं, बट जो बैकबोन होगा वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आज इट इज, आप लर्न कर लेना इसको। लेट्स सी कि एक हम कंपैरिजन करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के बेस पे ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के केस में। ओके, ठीक है, तो अगर हमने हेलिकल सेंस के बारे में बात की तो जो ए फॉर्म होता है वो राइट हैंडेड होता है, बी भी राइट हैंडेड होता है, बट जो जेड डीएनए होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड। सी हियर, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो ये हमारा वॉटसन क्रिक मॉडल था वो बी डीएनए था और ये राइट हैंडेड था। ठीक है, इसका जो रोटेशन था ना वो इस टाइप से था, राइट हैंडेड। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, जेड डीएनए की। तो जेड डीएनए का जो सी यहाँ पे जेड डीएनए क्या है, ये लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड आपको समझ आ रहा है, ये रहा लेफ्ट हैंडेड। अगर डीएनए इस तरीके से क्वाइल्ड है तो वो रहा राइट हैंडेड। ठीक है, दिस इज अ राइट एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड। तो ये जो हमारा जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। डायमीटर की बात करें तो ए फॉर्म जो होता है उसका डायमीटर 26 एंगस्ट्रॉम होता है, बी का 20 एंगस्ट्रॉम होता है एंड जेड का 18 एंगस्ट्रॉम होता है। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न की बात करें तो अगर एक डीएनए मीन्स यहाँ से अगर एक हेलिक्स
सॉरी, अगर हेलिक्स जो होगा मीन्स बेस पेयर पर हेलिकल टेन, इतने इतने चीज में, इतने पोर्शन में जितने बेसेस होंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स जो अटैच्ड होंगे, उनका एक टर्न में ए फॉर्म में 11 होते हैं बेस पेयर, ठीक है, और बी फॉर्म में 10.5 होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेड फॉर्म में 12 होते हैं। बात कर रहे हैं हम किसकी, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न की, मीन्स यहाँ से बात कर रहे हैं हम इतनी, ठीक है, अब हम बस इतने के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, बेस पेयर्स होंगे, वो 11 होंगे। नाउ सी हेलिक्स राइज पर बेस पेयर। अब हेलिक्स जो होंगे मीन्स अब ये जो हेलिक्स मूव किया, एक हेलिक्स दूसरे ये जो हेलिकल फॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो इनका हेलिक्स मीन्स उन्होंने मीन्स बेस पेयर उन्होंने राइज पर बेस पेयर, कितने बेस पेयर उन्होंने राइज किया, तो वो डिस्टेंस होती है 2.6 एंगस्ट्रॉम की। अगर बी डीएनए की बात करें तो वहाँ पे होती है कितनी, वहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम की मीन्स होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम हेलिकल फॉर्म में होता है, एंड जेड में 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर बेस टिल्ट नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सिस की बात करें 10-20 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम एंड 7 सॉरी डिग्री, ओके, नॉट एंगस्ट्रॉम, इट्स अ डिग्री। अगर शुगर पकर कन्फर्मेशन की बात करें तो ए फॉर्म की जो होती है C3 प्राइम एंडो, एंड बी फॉर्म की C2 प्राइम एंडो, एंड जेड फॉर्म की C2 प्राइम एंडो फॉर पायरीमिडीन एंड C3 प्राइम एंडो फॉर प्यूरिन। अगर ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन, ये शुगर पकर कन्फर्मेशन, इसको हम अपने अपकमिंग स्लाइड में देखने वाले हैं, तो देयर इज नो नीड टू बी वरी, ओके, कीप लिसन मी। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगर हमने बॉन्ड का कंफर्मेशन देखा कि ए फॉर्म में, अगर क्वेश्चन आ गया कि ए फॉर्म में ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का कंफर्मेशन एंटी होता है देन और सिन होता है या एंटी सिन होता है, देन यू हैव टू सेलेक्ट लाइक एंटी। बी फॉर्म में भी एंटी होता है, एंड जेड फॉर्म में भी एंटी फॉर पायरीमिडीन के लिए होता है एंड सिन फॉर प्यूरिन्स के लिए होता है। कैसे होता है हम अपने अपकमिंग स्लाइस में देखने वाले हैं। मेजर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ए फॉर्म में नैरो एंड डीप होते हैं, इनका ग्रुप जो होता है, बी में वाइड एंड इंटरमीडिएट डेप्थ में होते हैं, जेड में शैलो एंड फ्लैट होते हैं। माइनर ग्रुप की बात करें तो शैलो एंड वाइड ए फॉर्म में होंगे, नैरो एंड इंटरमीडिएट डेप्थ में होंगे बी फॉर्म में, एंड डीप एंड नैरो जेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये जिगजैग स्ट्रक्चर था जेड डीएनए का, ये शुगर पका कन्फर्मेशन था। तो ये कुछ मीन्स बात थी ए बी जेड डीएनए के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सी कि कैसे राइबो शुगर एंड डीऑक्सी राइबो शुगर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने नंबरिंग की, ये क्या है, ये है एक पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर है हमारा, पेंटोज शुगर है। यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हो कि नंबरिंग हो रखी है, यहाँ पे कार्बन फर्स्ट है, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 3rd, यहाँ पे कार्बन 4th, और ये वाला कार्बन 5 है, 5 इसीलिए पेंटोज। 5 शुगर मीन्स 5 कार्बन मिलकर के एक साइक्लिक रिंग में बनाते हैं क्या, एक पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 वाला ऑक्सीजन होता है बहुत ही ज़्यादा डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है। कैन से यहाँ पे जो आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन देख रहे हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हो ना, ये राइबोज शुगर है, ठीक है, बट इसीलिए इसको राइबोज शुगर बोल रहे हैं। बट इन द केस ऑफ डीएनए के क्या होता है, डीएनए के केस में क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है मिसिंग होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाता और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर इसको बोलते हैं, जिसका कि जो फॉर्मूला होता है C5H10O4 होता है। O4 इन द सेंस कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो होता है मिस हो जाता है, बट राइबोज शुगर के फॉर्म में ये C5H10O5 होता है, O5 इन द सेंस यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ड्यू टू द केमिस्ट्री यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जिसकी वजह से आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो ये आरएनए जो होता है हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख रखा है। ये डीएनए के बारे में वी आर कंटिन्यूइंग, ओके।
तो हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, इसीलिए यहाँ पे डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए डीऑक्सीराइबोस मीन्स ऑक्सीजन मिसिंग कहाँ से, दूसरे कार्बन से, डीऑक्सीराइबोस शुगर। नाउ सी कि नाइट्रोजिनस जो बेसिस हम बात कर रहे हैं ना, कि जो बेसिस अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात कर रहे हैं, क्या है ये, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस इन द सेंस वो इज नथिंग, इट्स लाइक अ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। क्या है ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ऑलवेज कंफ्यूजिंग, बट देयर इज अ नो नीड टू बी वरीड। बाय दिस टू स्लाइड्स you are gonna to grab all the things about the nitrogenous bases, how's their structure, what is their bonding, everything. Okay, so let's try to understand. ये रहा हमारा स्ट्रक्चर पायरिमिडिन का एंड प्यूरिन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्यूरिन का देख लेते हैं। प्यूरिन के केस में क्या आता है, प्यूरिन के केस में हमारा एडिनिन आता है एंड गुआनिन आता है, एंड पायरिमिडिन के केस में क्या होता है, पायरिमिडिन के केस में हमारा क्या आता है, साइटोसिन, थायामीन। अगर हमने आरएनए की बात की तो यूरासिल, यूरासिल से अभी हमने पढ़ रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे साइटोसिन एंड थायमिन के बारे में उनकी, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। जो प्यूरिन होता है ना, उनका जो स्ट्रक्चर होता है दो रिंग के फॉर्म में होता है। सी, एक रिंग ये रही है ना, एक 6 मेंबर्ड रिंग ये रही और एक 3 मेंबर्ड रिंग ये रही। इसलिए 6 और 3 अगर आप प्लस करोगे तो 9 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा। तो दो रिंग याद करने का ट्रिक बहुत ही इजी है कि प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, 2 रिंग है, ठीक है, 2 रिंग है, और ये 9 मेंबर्ड डबल रिंग होते हैं। और जो ये डबल रिंग होते हैं इनका नेम होता है इमेडाजोल रिंग, ठीक है। और ये प्यूरिन के अंदर एडिनिन एंड गुआनिन आते हैं, ठीक है। एडिनिन का ये रहा स्ट्रक्चर। ये भी क्या होता है, जब प्यूरिन ही डबल रिंग है तो ऑब्वियसली एडिनिन भी जो होगा वो डबल रिंग होगा, एंड साथ साथ गुआनिन भी डबल रिंग होगा, है ना, डबल रिंग होगा, 9 मेंबर्ड रिंग होगा। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, अगर एडिनिन के 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप जुड़ गया, अगर मीन्स जो ठीक है, तो वहां पे हम उसको एडिनिन नेम दे देंगे। अगर कार्बन के पास ऑक्सीजन, 6 कार्बन के पास ऑक्सीजन एंड 2nd कार्बन के पास अमाइनो ग्रुप जुड़ा तो हम उनको गुआनिन नेम दे देंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं पायरिमिडिन की। पायरिमिडिन के केस में ये क्या होता है, सी, एक केवल और केवल 6 मेंबर्ड रिंग मीन सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन कंपाउंड का, 6 मेंबर्ड रिंग्ड होता है। तो ये रहा साइटोसिन का स्ट्रक्चर, ये रहा यूरासिल का स्ट्रक्चर, ये रहा थायमीन का स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में कुछ अच्छी सी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट है हर एक लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन में। अगर आप बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली इज इट, ओके, इट इज़। तो आपको बस इतना ही सब कुछ लर्न करके आपको एग्जाम में लिख देना है नोटबुक में, और फुल में से फुल मार्क्स, ओके। तो ये रहा प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ये रहा पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन का स्ट्रक्चर ये रहा 2 रिंग्ड 9 मेंबर, ठीक है, 2 रिंग स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है जो कि 9 मेंबर होता है। 6 बेंजीन का हो गया और ये 3 ईथर का हो गया। और पायरिमिडिन के केस में सिंगल रिंग्ड 6 मेंबर, ठीक है, सिंगल रिंग्ड है और क्या होगा, 6 मेंबर्ड होगा। अब पायरिमिडिन एंड प्यूरिन को लर्न करने का आप एक ट्रिक पता है आपको कैसे लर्न रख सकते हो। प्यूरिन को एडिनिन, गुआनिन एंड पायरिमिडिन को साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल लर्न कर कैसे रखें। सी, अगर आप किसी चीज को कट करोगे आपको क्या होगा, पेन होगा, पेन होगा, लाइक पीड़ा होगी ना। तो ये ट्रिक है, इसको कुछ ज़्यादा मीन्स आप लर्न रख सकते हो ऐसे। तो अगर आप किसी चीज़ को कट करोगे तो उसमें क्या होगा, पेन होगा या पीड़ा होगी, लाइक, तो पायरिमिडिन। और एक लर्न रख लिया तो ये जो एडिनिन गुआनिन वाला है ये प्यूरिन वाला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि साइंस में आप यूज़ कर सकते हो, जो थिंग है आपको लॉन्ग टाइम के लिए लर्न हो सकता है। नाउ सी, यहाँ पे प्यूरिन का स्ट्रक्चर आई हैव ड्रॉन।
प्यूरिन में हम बेसिकली एडेनिन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। एडेनिन का स्ट्रक्चर में देखो आप कि यहाँ पे 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 6th पोजीशन में अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एडेनिन को हम 6 अमाइनो प्यूरिन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग अगर करोगे आप तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन से अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 6 अमाइनो प्यूरिन। सिमिलरली अगर हम ग्वानिन के केस में देखें तो ग्वानिन को हम 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे सी कि दो कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है ना, एंड 6th पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है तो वो हम ग्वानिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमने पायरिमिडिन का केस लिया तो हमें पता है कि पायरिमिडिन क्या होता है कि सिंगल मेंबर्ड होता है, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो साइटोसिन या फिर 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन भी बोलते हैं, क्योंकि जो साइटोसिन है वो पायरिमिडिन है ना। तो यहाँ पे 4th पे क्या है, 4th कार्बन पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड 2 पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट साइटोसिन और 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन। नाउ सी द थायमीन। थायमीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2,4 डाई ऑक्सी 5 मेथाइल पायरिमिडिन बोलते हैं। हाउ, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कार्बन नंबर 2 पे भी ऑक्सीजन होता है एंड कार्बन नंबर 4th पे भी ऑक्सीजन होता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, डाईऑक्सी, ठीक है, सफिक्स पता ही है हमें डाईऑक्सी। और कार्बन नंबर 5th पे क्या होता है, मेथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो ये हो गया हमारा थायमिन का स्ट्रक्चर, जिसको कि 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथाइल पायरिमिडिन बोलते हैं। लिसन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप इसको प्लीज़ लर्न रख लेना एज इट इज़। और अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपने ये थायमिन का स्ट्रक्चर देखा ना, अगर आपने यहाँ पे मेथिल को रिमूव कर दिया, ये जो CH3 ग्रुप को अटैच कर रखा है, यहाँ पे आपने मेथिल को मीन्स रिमूव कर दिया, तो अब ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, यूरासिल बना लेगा, ठीक है, यूरासिल। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़नी पड़ेगी जो कि हमारे काम की भी ज़्यादा नहीं होती, बट मैंने यहाँ पे एकदम मीन्स टू द पॉइंट चीज़ें इंक्लूड करी हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रीड करने में। तो आप इसको, इस लेक्चर को एज अ रिवीजन पर्पस भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अगर आपने थायमीन के केस में अगर उसको डीमेथाइलेटेड कर दिया, मीन्स मेथाइल ग्रुप को रिमूव कर दिया तो ये यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा था प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का केस। नाउ सी की डी अमाइनेशन, ये एक्स्ट्रा है बट स्टिल आई वांटेड टू टेल यू कि आप जानो इसके बारे में कि अगर हमने डीअमाइनेशन का केस क्या होता है कि अगर हमने अमाइनो ग्रुप को हटाया, ठीक है, NH2 ग्रुप को हटाया और ऐड किया कीटोन ग्रुप को, ठीक है, NH2 ग्रुप को हमने क्या किया, हटा दिया और ऐड किसको किया, ऐड किया हमने कीटो ग्रुप को। ये रहा कीटो ग्रुप, इसको हमने ऐड किया तो क्या हुआ, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, यस। तो हमने अगर एडेनिन को डीअमाइनेट कर दिया ना तो वो चेंज हो जाएगा हाइपोक्सैंथिन में। सी यहाँ पे अगर हमने एडेनिन के स्ट्रक्चर को, अगर हमने यहाँ से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया, तो ये चेंज हो जाएगा हाइपोक्सैंथिन में। सिमिलरली अगर हमने ग्वानिन से के स्ट्रक्चर से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया तो ये जो होगा ये चेंज हो जाएगा जैंथिन में। और अगर साइटोसिन के स्ट्रक्चर से हमने अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया तो अब स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो यूरासिल बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमने 5 मेथाइल 2 ऑक्सी 4 अमाइनो 4 NH2 को अगर हमने उसका मेथाइलेशन कर दिया, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा थायमीन में। तो ये था कुछ बेसिक प्यूरिन, पायरिमिडिन एंड डीअमाइनेशन का केस। नाउ सी द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ऑलवेज कंफ्यूजिंग बट टुडे यू हैव टू क्लियर इट। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये बेसेस होते हैं। कैसे क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है एक कंपाउंड होता है जो कि यूनियन ऑफ नाइट्रोजन से और पेंटोज शुगर से बना होता है। ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा शुगर जो कि है पेंटोज शुगर, दिस इज वॉट, दिस इज द पेंटोज शुगर। और ये रहा बेसिस के जुड़ने से बनता है, ये एक
साइड का कंपोनेंट होता है। अगर ये दोनों जुड़ गए तो मतलब न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में। अगर हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी होगा, बेस भी होगा और उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। इन तीनों के यूनियन से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कह सकते हैं कि हाँ यस, जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एसिडिक होता है इन द नेचर। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लर्न करना है तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अगर शुगर और बेस को हमने, शुगर और बेस के कंपोजिशन को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, विच मीन्स शुगर और बेस का अटैचमेंट या शुगर के साथ बेस, शुगर के साथ अगर बेस अटैच्ड है, शुगर के साथ बेस अटैच्ड है, देन वो स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोसाइड का। अगर शुगर के साथ बेस भी अटैच्ड है, बेस कौन सा, नाइट्रोजिनस बेस, जो कि हमने बात करी अपने प्रीवियस स्लाइड में, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन की। और शुगर कौन सा होगा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में कौन सा, राइबोस या फिर डीऑक्सी राइबोस, राइबोस या फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर होंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो और इसके साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप। ये तो हमने बोला ही नहीं कि फॉस्फेट ग्रुप भी होना चाहिए, तो वो बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। और अगर आप लर्न रखना चाहते हो तो मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के केस में टी आता है। टी किस में आता है, फॉस्फेट में, है ना। ये रहा फॉस्फेट आ गया, टी। और टी और टी टाइड तो फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोसाइड तो रहेगा ही रहेगा और प्लस क्या आ जाएगा, फॉस्फेट। तो आप इसको लर्न रख सकते हो फॉर ऑलवेज। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, मेक श्योर। नाउ सी कि उसी के बारे में मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहा है यहाँ पे कि शुगर और बेस को अगर आप ऐड करोगे तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। और जो शुगर होगी वो पेंटोज शुगर होगी और जो बेसिस होंगे हमारे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल होंगे। अगर हमने न्यूक्लियोसाइड की बात की, सॉरी न्यूक्लियोटाइड की बात की, तो न्यूक्लियोसाइड विच मीन्स यहाँ पे शुगर, लेट मी चेंज द कलर प्लीज, यस, न्यूक्लियोसाइड की बात की तो विच मीन्स यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं हम शुगर और बेसिस की, शुगर और बेसिस प्लस फॉस्फेट की, ठीक है, शुगर बेसिस और फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। तो वो जो शुगर बेस और फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, ये तीनों का कंपोजिशन मिलकर के बनाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करने वाला है। और ये जो फॉस्फेट होगा वो एक फॉस्फेट भी अटैच्ड हो सकता है, दो फॉस्फेट भी अटैच हो सकता है एंड तीन फॉस्फेट भी अटैच हो सकता है। ओके, मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। एज वी नो कि अगर एक फॉस्फेट तो मोनो, सॉरी डाई, तीन तो ट्राई, फोर तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लाइफ साइंस में भी पढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड का केस। यहाँ पे क्या है कि सी की शुगर मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, प्लस अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रखा वहां पे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। शुगर मॉलिक्यूल के साथ अगर ओनली फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हुआ तो वहां पे फॉस्फोएस्टर का बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है बट स्टिल मैं यहाँ पे भी बताना चाहूंगी, जैसे आपको क्लियर हो जाए सभी चीजें। सी यहाँ पे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, जुड़ जुड़ करके बनाते हैं एक स्ट्रैंड, जिससे कि क्या बनता है, जो स्ट्रैंड होता है डीएनए या आरएनए का। इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटिडिक भी बोलते हैं। डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड को लिटरली हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटिडिक, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, एक दो न्यूक्लियोटाइड नहीं, बहुत सारे। सी यहाँ पे कैसे पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और वहां पे क्या हो रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोटिडिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर और बेसिस होते हैं एंड चलो शुगर एंड बेसिस होते हैं एंड क्या होता है, एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्यूरिन, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर एंड बेसिस। इसमें क्या होता है कि जब शुगर और बेस, ये रहा शुगर, ठीक है, और ये रहा बेस,
ये रहा व्हाट, शुगर एंड बेसेस। जब एक दूसरे से अटैच होते हैं ना, ये रहा शुगर एंड ये रहा बेसेस, एक दूसरे से अटैच होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और प्यूरिन के केस में अगर हमने बात की तो कार्बन नंबर 1 रहेगा और नाइट्रोजन का नंबर रहेगा 9, ठीक है, बेस का। और पायरिमिडिन का बात करेंगे तो C1 कार्बन नंबर तो वही रहेगा बट नाइट्रोजन का नंबर चेंज हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा क्या 1, नाइट्रोजन 1। तो जो लिंकेज होती है ना, लिंकेज लिंकेज इन द सेंस कि अगर हमने प्यूरिन के बारे में बात करी तो प्यूरिन में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्यूरिन की जो होती है वो कौन सी होती है, वो बीटा 1 प्राइम N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। ये बीटा 1 प्राइम, ठीक है। ये 1 प्राइम जो है ये कार्बन है और ये जो N9 है ये नाइट्रोजन के नंबर की बात कर रहे हैं हम प्यूरिन के केस में। और अगर हमने बात करी पायरिमिडिन के केस में, तो पायरिमिडिन का केस जब आएगा तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो बीटा 1 प्राइम ही होगा, कार्बन तो सेम ही होंगे बट जो नाइट्रोजन का नंबर होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये जो बीच में बॉन्ड बनेगा उसको ग्लाइकोसिडिक मीन्स लिंकेज को, इस टाइप की लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। कौन सा, बीटा 1 प्राइम टू N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, बीटा 1 प्राइम टू N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये रहा हमारा न्यूक्लियोसाइड के बारे में। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन में बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं, विच मीन्स सी कि यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे एक सॉरी लेट मी शो यू, यस, यहाँ पे किस तरीके से सी कि एक फॉस्फेट से शुगर एंड बेस तीनों अटैच्ड हैं, यहाँ से पूरा का पूरा एक पूरा का ये तीनों अटैच्ड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। तो ये जो दो मीन्स एक रहा एक न्यूक्लियोटाइड, ये रहा दूसरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। 1 मिनट, ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ना, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है और 1 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गए, तब एट द 3 प्राइम या फिर 5 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। और जो हमने बात करी थी ना कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। तो जो 3 प्राइम पे होता है ना वो कौन सा ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और 5 प्राइम पे जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। 5 प्राइम पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। Let me write it very clearly by which you can understand whenever you read this lecture or this slide. Let me give a second guys. Okay, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करी, प्यूरिन के केस में, तो प्यूरिन के केस में क्या होगा कि बीटा 1 प्राइम N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, ओके। और अगर हमने पायरिमिडिन की बात करी तो वहां पे बीटा 1 प्राइम N1 होगा, वहां पे नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन का नंबर है वो चेंज हो जाएगा, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वहां पे जो लिंकेज होगी वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी।
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ तो आ रहा है ना आपको, लिंक करना किसी भी चीज को, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसकी वजह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, विच मीन्स ये रहा क्या स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर का, ये रहा क्या पेंटोज शुगर। जब ये बॉन्ड ये जब अटैच हो रहा है ना हमारे किससे, एडेनिन के साथ, मीन्स बेसिस के साथ, ये रहा बेसिस, ओके बेस रहा, और ये रहा शुगर। तो ये बॉन्ड जो बना रहे हैं ना, इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ समझ में आया? यस ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब बेसिस एंड शुगर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड वेन एवर जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है और बॉन्ड बनाता है तो वहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि मैंने बताया कि शुगर एंड बेस का फॉर्मेशन, ठीक है, शुगर एंड बेस मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको जब जो जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रहा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का केस जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। नाउ सी कि यहाँ पे एक रूल आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है चारगैफ रूल। तो चारगैफ रूल के साथ एक शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है। अगर आप बीएससी या फिर एमएससी के स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एज इट इज़ अगर आप लिख दोगे तो फुल में से फुल मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए हैं। और अगर आप एस्पिरेंट्स हो लाइफ साइंस के तो इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। सी important evidence to the structure of DNA came from work of Erwin Chargaff and his colleagues in the late 1914s. Okay, ये इसमें चारगैफ रूल में क्या बताया गया है कि जैसा कि नेम से रिजेंबल हो रहा है कि एक साइंटिस्ट है एरविन चारगैफ और उनके कैलिक्स ने कुछ अपने एविडेंसेस में डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या करा है के स्ट्रक्चर पे काम किया है, कह सकते हैं काम किया है। कब? 1914 में। ठीक है, दे फाउंड दैट द 4 न्यूक्लियोटाइड, उन्होंने फाउंड किया 4 न्यूक्लियोटाइड को। और कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, बेसिस ऑफ डीएनए, जो कि बेसिस है डीएनए के, अकर होते हैं डिफरेंट रेशियोज में। उन्होंने बताया कि ये जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, इनका जो रेशियो होता है ये बहुत ही ज्यादा डिफर करता है। ठीक है, डीएनए के केस में ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये इनका रेशियो हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। और जो इनका अमाउंट होता है बेसिस का, ये क्लोजली रिलेटेड भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। तो इस डेटा को कलेक्ट किया उन्होंने और क्या किया कि एक मीन्स अपने डिफरेंट स्पीशीज में इसको क्या किया कि अप्लाई किया। इस डेटा को कलेक्ट करके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन के रेशियो को कनेक्ट करके। ठीक है, तो चारगैफ ने कुछ फॉलोइंग कंक्लूजन निकाले जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने क्या बताया कि जो ये कंपोजिशन होता है ना, द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। मीन्स अगर एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थाइमिन का रेशियो किसी स्पीशीज में 2 है तो दूसरे स्पीशीज में क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये डेटा इन्होंने एक पहला कंक्लूजन ये निकाला कि ये सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ऑल्दो इन्होंने कहा था कि ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, द स्पेसिमेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम बेस कंपोजिशन। और जो डीएनए के स्पेसिमेन जो कि जिसपे कि इन्होंने डिस्कवरी करनी थी, जिसपे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, इसको इन्होंने आइसोलेट किया था डिफरेंट टिश्यूज से। ठीक है, जिसका कि बेस का कंपोजिशन जो कि न्यूक्लियोटाइड्स थे, बेसेस थे, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसेस, ये चारों ये अलग अलग थे, सॉरी सेम थे। नाउ द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज द गिवन स्पीशीज डज नॉट चेंज विद एन ऑर्गेनिजम्स एज, न्यूट्रिशनल स्टेट और चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये जो बेस का कंपोजिशन होता है डीएनए का, किसी भी जो स्पीशीज जो उन्होंने लिया था, उन्होंने देखा कि ये चेंज नहीं होते किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे उनका एज मीन्स इंक्रीज हो, ठीक है, या फिर उनमें न्यूट्रिशनल स्टेट के रिगार्डिंग मीन्स उनका न्यूट्रिशन का लेवल लो हो या फिर हाई हो, या फिर इन्वायरमेंट का चेंज होना,
इस डीएनए की, इस न्यूक्लियोटाइड के कंटेंट पे, इस बेसिस के कंटेंट पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हर एक सेलुलर जो डीएनएज होते हैं, डीएनए का जो सेलुलर लेवल होता है, जो नंबर होता है एडिनोसिन रेसिड्यूज का, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ थायमिन। मीन्स जो एडिनिन का नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? थायमिन के रेसिड्यूज के। दैट इज एडिनिन बराबर क्या? थायामीन। एंड जो नंबर होता है ग्वानिन रेसिड्यू का, वो इक्वल होता है क्या? साइटोसिन के। ठीक है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एडिनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी मीन्स एडिनिन जो होता है थायामीन के साथ जुड़ा होता है। एज वी नो कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना, प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ जुड़ा होता है, और जो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के साथ जुड़ा होता है। ओके, प्यूरिन में क्या होता है? एडिनिन ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल आते हैं। और यही वजह है कि जो ये डबल बॉन्ड होता है, कि जो एडिनिन के साथ टी जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए एडिनिन थायामिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, हम जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे अपने लेक्चर में तब इसको गो थ्रू करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो फिलहाल एज ऑफ नाउ कि हम थोड़ा सा अभी इसी के बारे में फोकस करते हैं, चेरगैफ रूल के। तो ये था इनका कंक्लूजन। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रॉम दीज रिलेशनशिप इट फॉलोज, from these relationships it follows that the sum of the purine residues equal to the sum of the pyrimidine ratio, that is adenine plus thiamine is equal to the cytosine plus guanine। मीन्स अगर एडिनिन और थायामीन, एडिनिन और थायामीन की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी साइटोसिन और ग्वानिन के रेशियो के साथ, और इनका जो पूरा का पूरा रेशियो होगा ना वो 100% होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि 5 इंटू 174 जो कि एक क्या है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, 5 × 174 की बात हो रही है, एंड M13 की भी बात हो रही है जो कि एक बैक्टीरियोफाज है। इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होते हैं? डीएनए का जीनोम होता है, इसलिए चारगैफ रूल इनके पास अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि चारगैफ रूल ने एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन चारों न्यूक्लियोटाइड्स, चारों बेसिस के बारे में बात करी थी, जो कि केवल और केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए अप्लाई हो सकता है और अप्लाइकेबल था, बिकॉज ऑफ कि एडिनिन और ग्वानिन, एक स्ट्रैंड का एडिनिन दूसरे के थायामिन से जुड़ा होता है, दूसरे स्ट्रैंड के डबल बॉन्ड से, और एक स्ट्रैंड का साइटोसिन बाय द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे के स्ट्रैंड के साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जैसे चारगैफ ने बताया अपने कंक्लूजन में कि जो प्यूरिन का रेशियो होता है वो इक्वल होता है पायरिमिडिन का। सपोज अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि उसमें दे रखा है कि एडेनिन का रेशियो 20% है, ठीक है, और ग्वानिन का रेशियो है 30%, तो हमें थायामीन एंड साइटोसिन का रेशियो निकालना है। तो एज वी नो कि एडिनिन मीन्स प्यूरिन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल होगा पायरिमिडिन के, तो एडिनिन जो होगा वो इक्वल होगा थाइमिन के। यहाँ पे हम बॉन्डिंग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे हम इक्वल, ये जो है ना ये इक्वल साइन है, ग्वानिन जो होगा वो इक्वल होगा साइटोसिन के। नाउ सी कि एडिनिन का हमें रेशियो पता है कि यहाँ पे इन्होंने 20% दे रखा है, तो हम एडिनिन का रेशियो 20% दे रखा है एंड ग्वानिन का रेशियो 30% दे रखा है। तो एडिनिन हम क्या जानते हैं कि एडिनिन जो होगा वो इक्वल होगा थायामीन के। तो अगर एडिनिन 20% दे रखा है देन थायामीन भी 20% होगा, ये हमने पता कर लिया चारगैफ रूल से। ग्वानिन 30% है तो ग्वानिन भी इक्वल होगा साइटोसिन के, तो साइटोसिन भी 30% होगा अगर ग्वानिन 30% दे रखा है। तो ये हमने कैसे निकाला? चारगैफ रूल के साथ। तो ए और प्लस टी, अगर हमने एडिनिन एंड थायामीन को प्लस किया तो 40% निकला, ठीक है। अगर हमने ग्वानिन एंड साइटोसिन को प्लस किया तो 30 कितने हो गए? 60% हमने टोटल कर दिया जब, तो ये रहा 100%। तो यहाँ पे क्या हुआ? चारगैफ रूल अप्लाई हो गया चारगैफ रूल अप्लाई। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
चार गैप रूल का कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट करो, और अगर नहीं समझ पाती हो तो फिर इसको मीन्स पॉज करके इसके सॉल्यूशन को देखना। यहाँ पे मैंने एडेनिन और थाइमिन को 60% रखा है एंड गुआनिन को 20% रखा है। अब एज वी नो कि गुआनिन जो होगा वो साइटोसिन के इक्वल होगा, तो 20% तो गुआनिन दे ही रखा है, तो हमने यहाँ पे सी बराबर क्या रखना है 20%, और ए प्लस टी का रेशियो दे ही रखा है 60। ओके, और हमने गुआनिन एंड साइटोसिन के रेशियो को प्लस किया 40% पूरा का पूरा प्लस कर लिया 100%। ये हो गया हमारा चार गैप रूल अप्लाइड आंसर। सी कितना इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा इजी। तो कुछ सफिक्स होते हैं फॉर द डीएनए के केस में, जैसे कि हमने आरएनए के केस में पढ़ा था। ठीक है, अगर हमने प्यूरिन की बात करी तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन। ठीक है, अगर हमने पायरिमिडिन की बात करी तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, DINE, डाइन। ओके, तो सी यहाँ पे पहले डीएनए क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू एक बहुत ही ज़्यादा पॉलीमराइज रिएक्शन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, जिसको कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन लिंकेज होता है, विच मीन्स कि अगर एक 5 प्राइम का जो फॉस्फेट ग्रुप था और 3 प्राइम का हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप था ना, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं बाय द बॉन्डिंग, तो वहां पे एक वाटर का क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने की वजह से उसको डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर उसी को हम डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स लगाते हैं हम पॉली इसलिए लगाते हैं क्योंकि पॉली ए, पॉली टी, पॉली सी, पॉली जी। ठीक है, पॉली एडिनिलिक एसिड के लिए हम प्रीफिक्स पॉली ए लगाते हैं, पॉलीथाइमिडिलिक एसिड के लिए पॉली टी लगाते हैं, पॉलीसाइटिडिलिक एसिड के लिए पॉली सी लगाते हैं, एंड पॉलीग्वानाइलिक एसिड के लिए पॉली जी लगाते हैं। तो यहाँ पे सी की एडिनिन की बात करेंगे तो हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसाइन लगाएंगे फॉर द न्यूक्लियोसाइड। अगर हमने न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करी तो हम यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट की बता मीन्स बोलेंगे, या फिर हम इसको डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मीन्स हमने यहाँ पे प्यूरिन की बात करनी है तो आइन लगाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में मोनोफॉस्फेट एज वी नो कि अटैच हो जाएगा। ग्वानिन की बात करेंगे देन यहाँ पे डीऑक्सी ग्वानासिन, और अगर हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की तो यहाँ पे हमने फॉस्फेट को ऐड कर दिया। अगर साइटोसिन की बात करी तो ये क्या है, हमारा पायरिमिडिन है, इसलिए यहाँ पे सफिक्स आ गया आइन, तो डीऑक्सीसाइटिडिन। एंड अगर हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की तो डीऑक्सीसाइटिडिन एंड मोनोफॉस्फेट। सिमिलरली थायामीन में क्या होगा कि डीऑक्सीथायामिडिन एंड यहाँ पे सफिक्स आ गया DINE एंड डाइन, एंड डीऑक्सीथायामिडिन हो गया मोनोफॉस्फेट फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये था कैसे हमने चार गैप रूल देखा, कैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, साथ साथ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखा, एंड सफिक्स भी देख लिया डीएनए का, बहुत सारे बॉन्डिंग देख लिए। अब क्विक रिवीजन करते हैं डीएनए एंड आरएनए के केस में कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये क्या होता है आरएनए डीएनए कि ये लोकलाइज, इनका डिफरेंसेस क्या होता है कि आरएनए एक मेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, सम अमाउंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म में भी इनका अमाउंट होता है, बट डीएनए मेनली अकर द न्यूक्लियस के केस में होता है क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा क्रोमोसोम न्यूक्लियस में ही होता है क्रोमोसोम का लेवल। ठीक है, क्रोमोसोम का जो हमने पैकेजिंग देखी थी, न्यूक्लियोसोम का मॉडल देखा था, सारा का सारा कुछ न्यूक्लियस के केस में था। ओके, न्यूक्लियस में ही था प्रेजेंट। और जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है जो कि राइबोस शुगर होता है 5 कार्बन का, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पायरिमिडीन्स प्यूरिन का केस होता है। और क्या आता है, प्यूरिन के केस में साइटोसिन एंड यूरासिल आ जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए के केस में थायामीन आ जाता है। आरएनए जो होता है ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और क्या होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड भी डीएनए हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था 5x174 बैक्टीरियोफेज के केस में, जहां पे चार गैप रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, क्वेश्चंस आते हैं, आप लर्न रख लेना।
और क्या होता है कि फंक्शनल डिफरेंसेस अगर हमने देखा तो आरएनए जो होता है ये ग्रेटली परफॉर्म नॉन जेनेटिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, ये बहुत सारे केवल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का। इनका मीन्स जो जीन लेवल पे होता है कोई भी चीज़, उससे ये मीन्स उससे रिलेट नहीं करते हैं। विद द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेट करते हैं। हायर रियरली इन द फंक्शन, इनका जेनेटिक फंक्शन भी रेयरली होता है, क्योंकि साइंस के केस में एवरीथिंग हम डेफिनेट वे में नहीं बता सकते कि यही चीज़ होगा ही होगा। ओके, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर बिकॉज द रिसर्च इज कीप ऑन गोइंग। ओके, नाउ सी कि यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल, मीन्स डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल ही होता है जो कि जेनेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ये रहा आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर जो कि यूरासिल कंटेन करके रखा हुआ है, और ये रहा डीएनए का। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डीएनए, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये सारा का सारा जो फोर्थ लेक्चर हमने देखा, ये सब कुछ बेसिक था। अब हमने बेसिक्स कवर कर ली, अब हम धीरे धीरे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो यस, इफ यू हैव गाइज एनी डाउट, तो डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर डाउट ऑन द comment section. I will glad to reply you. And if you want to these video lectures, these free lectures PDF, so don't forget to join my Telegram channel. The link which has I given already in the description box. So yes, stay tuned for more, for the most interesting lectures, for molecular biology and the most important slide. Yes, thank you so much guys for watching me. Thank you so much.